मेरा मसला नहीं है। सच्चा मुकालमा। यकीनन आपने भी सुना होगा, एक किराएदार से मालिक मकान कहता है कि मुझे फौरन जरूरत पड़ गई है, मेरा मकान खाली कर दो। किराएदार कहता है मैं सख्त मजबूर हूँ, आप तो मेरे हालात जानते हैं, नया मकान किराए पर लेने के लिए रकम कहाँ से लाऊं? मालिक मकान क्या कहता है, आपके जो हालात हैं मैं जानता हूँ, लेकिन ये आपका मसला है, मेरा नहीं। मुझे हर कीमत पर अपना मकान चाहिए। नाज़रीन, इस मुकालमे में वही आम बातें हैं जो हम सबके मुशाहिदे में आया करती हैं, सो हम इन्हें कतई कोई अहमियत नहीं देते। हालांकि इसमें एक जुमला ऐसा है जो अपने अंदर तलवार की काट रखता है, और वो है ये मेरा मसला नहीं है। नाज़रीन, मैं चाहती हूँ कि इस जुमले की काट को आप भी महसूस करें, क्योंकि जहाँ ये तसव्वुर जड़ पकड़ ले वहाँ कौम तरक्की माकूस की राह चल पड़ती है, ये जानते हुए भी कि फ्रीकैन का हक बराबर बराबर है। कोशिश ये हो कि 100 में से 51 रुपए तो मुझे मिले और 49 रुपए दूसरे को, तो इस सूरत में माहौल पर नफसा नफसी की एक चादर सी तन जाती है, और फिर जो दौड़ लगती है वो हर पाकीज़ा जज्बे को रोंदती चली जाती है। सबसे पहले मैं यानी अपनी जात को नुमाया रखना तमाम इखलाकी कदरों को पामाल कर देता है। ऐसा मुआशरा इस बात की निशानदेही करता है कि यहाँ लोग खौफ ज़िदगी की कैफियत में मुब्तला हैं। इन्हें डर है कि अगर फलां चीज में हासिल ना कर सका तो लोग मेरे लिए कुछ बाकी नहीं छोड़ेंगे। जाहिर है खुद गर्जी की शाहराह से फूटे हुए कुछ अवामिल ऐसे जरूर हैं जिन्होंने हालात को इस नहज पर पहुंचा दिया कि लोग खुद को गैर महफूज और बेयारो मददगार महसूस करने लगे। अच्छे खासे शुरफा का शादी के खानों पर टूट पड़ना इसकी एक छोटी सी मगर वाज़ेह मिसाल है। इसी तरह हमारा ये ज़हनी रवैया कि मगरिब हमारे खिलाफ हमा वक्त साजिशों में मसरूफ है, कोई मुस्बत तर्ज फिक्र नहीं कहला सकता। अपनी खराबियों का दूसरे को जिम्मेदार करार देना जान छुड़ाने का एक आसान सा नुस्खा है। हर कौम को ये हक हासिल है कि वो अपने कौमी मफादात को अव्वलियत दे और उसके हक में फैसले करे, लेकिन ये कोई हकीकत पसंदाना सोच नहीं होगी कि हम मगरिब के हर फैसले और इकदाम को खींच तान कर अपनी हर खराबी के अमल और इसके नतायज से जोड़ दें और खुद को मकाफात अमल के हर नतीजे से बरीउल जिम्मा करार देकर मजलूमियत की चादर ओढ़ लें। आइए जायजा लें कि अपनी जात के बारे में हमारी खुश फहमियाँ और दूसरों के बारे में बदगुमानियां हमें कैसे कैसे खारजारों में भटका रही हैं। नंबर 1, मुस्लिम ममालिक मगरबी ममालिक से आम अलूम खास तौर पर साइंसी अलूम में बहुत पीछे हैं। इन्हें उस दर्जे तक पहुंचने के लिए तवील अरसा दरकार होगा, और वो भी उस सूरत में जब इल्मो अमल की गाड़ी सही डगर पर चल निकले और हमारी नियत खलूस के जायके से आशना हो जाए। नंबर 2, मईशत के एतबार से अरब ममालिक को छोड़कर तमाम मुस्लिम ममालिक मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम है, और ऐसा इसलिए है कि इनका मक्तदर तबका अपनी ऐशो इशरत के बुलंद जीने से नीचे उतरने के लिए तैयार ही नहीं, जबकि आम आदमी बदहाली के आखिरी दर्जे पर खड़ा है। नंबर 3, इखलाकी और सियासी एतबार से भी मुस्लिम ममालिक बतौर मुसलमान कोई अच्छी रिवायत कायम नहीं कर पाए हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक में जमहूरियत का फुकदान नजर आता है। क्या ये सच नहीं कि मुस्लिम ममालिक में हुक्मरान जमातें अपनी मुखालफत में उठने वाली आवाज़ों को सख्ती से कुचल देती हैं? बरे सगीर से यूरोप अमेरिका में पहुंचे हुए मुस्लिम तारकीन वतन अपने इखलाक व किरदार का कोई अच्छा नमूना पेश नहीं कर पाए। इन हालात को देखते हुए हम बहैसियत मुसलमान अहले मगरिब को किसी भी शोबे में मुतासिर नहीं कर सकते। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक अपने मफादात के लिए दूसरे मुल्कों में काम करते हैं, तो ये कोई काबिल जिक्र शिकवा नहीं। दुनिया में हर कौम हर मुल्क अपने मफादात के लिए काम करते हैं, ये हक उन्हें हासिल है, और ये हक तमाम मुस्लिम ममालिक और पाकिस्तान को भी हासिल है। हमारे दानिश्वर और मुअर्रिखीन हमारी नई नस्ल को ये बावर कराने की कोशिश करते रहे कि हम मुसलमान एक काबिल फ़ख्र कौम हैं, लेकिन इस फ़ख्र के असबात के लिए कोई काबिल लिहाज किरदार पेश नहीं कर सके। 1857 की नाकामी इस खुदाई मशीयत और कानून का इजहार भी है कि एक खिताए ज़मीन पर नालायक और निकम्मे लोग ज़्यादा देर तक हुकूमत नहीं कर सकते। खुदा ना ईसाई का बाप है और ना नाम के मुसलमान का दोस्त, ना अमेरिका का साथी है, ना रूस का हामी
اسے نہ ہندو سے پرخاش ہے نہ چین جاپان سے بیر، وہ اکثریت و اقلیت کا بھی قائل نہیں، وہ رب العالمین ہے۔ جو قانون خدا نے بنا رکھا ہے اس کے تحت جب کسی مرحلے پر اس زمین کے باشندے دنیا کو ظلم اور فساد سے بھر دے تو اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو ان پر غالب کر دیتا ہے۔ ہم نے 1857 میں انگریز کے خلاف جنگ ضرور کی تھی، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا سیاسی، معاشی، اخلاقی نظام ظلم، جہالت اور فساد کی وجہ سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ اس نظام کی جگہ صحت مند نظام کی ضرورت تھی، لیکن ہم اس ضرورت کی طرف سے بے پرواہ تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ ناکارہ اور غیر انسانی نظام جوں کا توں باقی رہ کر فتح و کامرانی حاصل کر لیں۔ یہ ہماری بھول تھی۔ ہم دشمنوں کے مقابلے میں کامیاب ہونا چاہتے تھے، لیکن اپنی زندگی کی ظالمانہ، جاہلانہ اور فساد انگیز اساس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں چاہتے تھے۔ ناظرین، یہی وجہ تھی کہ 1857 کا جہاد آزادی کامیاب نہ ہو سکا، اور اس ناکامی نے ہماری رہی سہی اور برائے نام حیثیت بھی خاک میں ملا دی۔ ہم محض عربوں کے ان علوم پر جو 10ویں اور 11ویں صدی میں پروان چڑھے اپنا حق جتا کر فخر اور ناز کرتے ہیں، اور اسی نشے میں ہم نے 200 سالہ عہد غلامی کاٹا۔ یہ احساس تفاخر کہ ہم اللہ کے برگزیدہ اور منتخب کردہ لوگ ہیں اپنے کردار عمل کو دیکھتے ہوئے ہمیں زیب نہیں دیتا۔ بات شروع ہوئی تھی ایک جملہ یہ میرا مسئلہ نہیں سے، اور کہاں کہاں پہنچی، کیونکہ خود غرضی کے شجر سے فساد کی ساری کونپلیں پھوٹتی ہیں۔ جب تک ہم اپنے نظام عمل اور نیت عمل کا قبلہ درست نہیں کرتے، اقوام عالم میں کوئی باعزت مقام نہیں پا سکتے۔ کاش ہم اب تو اپنی اصلاح کر لیں، وگرنہ یہی سمجھوں گی یا میری آہ میں کوئی شرر زندہ نہیں، یا ابھی نم تیرے خسو خاشاک میں ہے۔ کوئی تبدیلی بھی نہیں چاہتے تھے۔ ناظرین، یہی وجہ تھی کہ 1857 کا جہاد آزادی کامیاب نہ ہو سکا، اور اس ناکامی نے ہماری رہی سہی اور برائے نام حیثیت بھی خاک میں ملا دی۔ ہم محض عربوں کے ان علوم پر جو 10ویں اور 11ویں صدی میں پروان چڑھے اپنا حق جتا کر فخر اور ناز کرتے ہیں، اور اسی نشے میں ہم نے 200 سالہ عہد غلامی کاٹا۔ یہ احساس تفاخر کہ ہم اللہ کے برگزیدہ اور منتخب کردہ لوگ ہیں اپنے کردار عمل کو دیکھتے ہوئے ہمیں زیب نہیں دیتا۔ بات شروع ہوئی تھی ایک جملہ یہ میرا مسئلہ نہیں سے، اور کہاں کہاں پہنچی، کیونکہ خود غرضی کے شجر سے فساد کی ساری کونپلیں پھوٹتی ہیں۔ جب تک ہم اپنے نظام عمل اور نیت عمل کا قبلہ درست نہیں کرتے، اقوام عالم میں کوئی باعزت مقام نہیں پا سکتے۔ کاش ہم اب تو اپنی اصلاح کر لیں، وگرنہ یہی سمجھوں گی یا میری آہ میں کوئی شرر زندہ نہیں، یا ابھی نم تیرے خسو خاشاک میں ہے۔